Hello students, in today's lecture on dual nature of radiation and matter for class 12, we shall discuss some more numerical problems. We already discussed two examples of NCERT, example 11.1 and 11.2. Now we take example 11.3. The wavelength of light in the visible region is about 390 nanometer. विजिबल रीजन के अंदर जो लाइट की वेवलेंथ है वो 390 नैनोमीटर है फॉर वायलेट कलर एंड अबाउट 550 नैनोमीटर फॉर येलो ग्रीन कलर एवरेज वेवलेंथ एंड अबाउट 760 नैनोमीटर फॉर रेड कलर. ओके, विजिबल रीजन के अंदर जो वेवलेंथ है वायलेट कलर की है 390 और 550 नैनोमीटर है येलो ग्रीन के लिए एवरेज वेवलेंथ और 760 नैनोमीटर है रेड कलर की वेवलेंथ. ए, व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट नंबर 1 वायलेट एंड, नंबर 2 एवरेज वेवलेंथ येलो ग्रीन कलर एंड नंबर 3 रेड एंड of the visible spectrum. Take H is equal to 6.63 into 10 raised to the power minus 34 joule second and 1 electron volt is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 joule. तो सबसे पहले हम इस पार्ट ए को ही सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन देखें, पार्ट ए में देखें. पार्ट ए में कह रहा है कि रेड वायलेट एंड के लिए एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा. देखिए, जब भी हम एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन की जब हम बात करते हैं तो फॉर्मूला यूज करते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू होता है और न्यू का मतलब होता है C अपॉन लेमडा वेवलेंथ की फॉर्म में. यदि इसको हम लिखें, H और C का वैल्यू हमें दे रखा है. H और C का वैल्यू हमें कितना दे रखा है. H है 6.63 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34 और C का वैल्यू है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. और वेवलेंथ हम रखते चले जाएंगे, ये वैल्यू आएगी और ऊपर ये जूल सेकंड और ये मीटर पर सेकंड, तो ये जूल मीटर हो जाएगा. ऊपर ऊपर जो ये यूनिट आएगा इसका, ये जूल सेकंड में और ये मीटर पर सेकंड में, तो जूल मीटर आ जाएगा. अब इसमें सबसे पहले हम वायलेट कलर की बात करते हैं. फॉर वायलेट कलर, वायलेट कलर के लिए यदि हम देखें, वायलेट कलर के लिए तो जो वेवलेंथ है, वायलेट कलर की वेवलेंथ कितनी दे रखी है हमें. वायलेट कलर की वेवलेंथ दे रखी है 390 नैनोमीटर. ठीक है, 390 नैनोमीटर दे रखी है वायलेट कलर की. अब वायलेट कलर की ये वेवलेंथ है तो फोटोन की एनर्जी क्या होगी. यदि एनर्जी को E1 मान लें वायलेट कलर के लिए तो SC अपॉन लेमडा 1 ये फॉर्मूला हो जाएगा. E1 HC का मतलब ये है ही 6.63 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 जूल मीटर. ऊपर की वैल्यू आ जाएगी ये. और लेमडा 1 हो गया 390 नैनोमीटर. नैनो का मतलब होता है 10 रेज टू द पावर माइनस 9 मीटर. मीटर से मीटर कैंसिल होगा, जूल में ये एनर्जी आ जाएगी और ये रिजल्ट आएगा 3.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये एनर्जी आ गई वायलेट लाइट के लिए. फोटोन की एनर्जी इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई. नंबर 2 हमें पता करना है कि येलो ग्रीन कलर के लिए कितना होगा, तो इसी फॉर्मूले का यूज करें. येलो ग्रीन कलर के लिए एवरेज वेवलेंथ हमें दे रखी है. येलो ग्रीन कलर के लिए जो एवरेज वेवलेंथ है वो हमें दे रखी है 550 नैनोमीटर एवरेज वेवलेंथ है ये. तो E2 की वैल्यू, यदि येलो ग्रीन कलर के लिए एनर्जी की बात करें तो EC SC अपॉन लेमडा 2, तो E2 बराबर क्या आ जाएगा. H का मतलब 6.63 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34 और C का मतलब 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 जूल मीटर हो जाएगा ये, क्योंकि इसका जूल सेकंड और इसका मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा, जूल मीटर हो जाएगा. और लेमडा 2 है 550 नैनोमीटर. नैनो का मतलब इतना और ये मीटर में आ जाएगा. और यहाँ से E2 की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ जाएगी. E2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2. इसको सॉल्व करेंगे तो 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी आ गई. 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नंबर 2. ठीक है. अगर हम रेड लाइट की बात करें, फॉर रेड लाइट, फॉर रेड लाइट वेवलेंथ कितनी होगी. रेड लाइट के लिए जो वेवलेंथ है लेमडा 3 वो कितनी होगी. लेमडा 3 की वैल्यू होगी 760, ये दे रखी है नैनोमीटर. ये रेड कलर के लिए दे रखी है. तो एनर्जी यदि हम निकालें तो E2 इज इक्वल टू वही फॉर्मूला लगेगा.
एस सी अपॉन लेमडा 3 हो जाएगा। E2H की वैल्यू वही 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁻8 जो मीटर पर सेकेंड, तो ये जूल मीटर बचेगा ऊपर केवल। और नीचे लेमडा 3 का मतलब 760 नैनोमीटर, नैनो का मतलब इतना मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल होगा। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि मैं लिखूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि एनर्जी निकालें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये 1.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। ठीक है, ये जूल में है, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम बदल सकते हैं। ये जितनी भी एनर्जीज हैं ये भी जूल में आएगी, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, नीचे आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये आप कर सकते हैं आसानी से। आप यहाँ पर यदि इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करें तो ये जो वैल्यू है ये किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। ये जूल नहीं आएगा, फिर मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आएगी। सब में ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसमें भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ भी, और यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये जूल नहीं आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी। यहाँ भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये जूल नहीं होगा, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों की एनर्जी निकल जाएगी। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, फ्रॉम विच ऑफ द फोटो सेंसिटिव मटेरियल विद वर्क फंक्शन लिस्टेड इन टेबल 11.1। टेबल 11.1 का मतलब है हमने एक टेबल देखी थी, ये देखिए ये वाली टेबल की बात हो रही है। इसमें जो डिफरेंट वर्क फंक्शंस दे रखे हैं, ये टेबल 11.1 है। सीजियम का दे रखा है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मोलिब्डेनम, लेड, एल्युमिनियम, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, नाइक्रोम, प्लेटिनम, इन सब का वर्क फंक्शन यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब इन वर्क फंक्शंस के लिए इस टेबल के लिए ये कह रहा है कि इस टेबल में in table 11.1 using the result first, second and third, using the result first, second and third of part A, इस first, second, third में जो results आए हैं, can you build a photoelectric device that operates with visible light। क्या हम एक ऐसी फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस डेवलप कर सकते हैं जो विजिबल लाइट के साथ ऑपरेट करे। तो पार्ट बी में यदि मैं बात करूं, पार्ट बी में देखिए, किसी भी फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस के ऑपरेट करने के लिए हमें इंसिडेंट लाइट एनर्जी जो है या तो वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। फॉर ए फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस, फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस जब कब वर्क करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस, फॉर ए फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस टू ऑपरेट और वर्क, क्या जरूरत है, जरूरत है कि जो एनर्जी है इंसिडेंट लाइट की, इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है वो या तो बराबर हो या ज्यादा हो, किससे, एनर्जी या तो बराबर हो या ज्यादा हो, किससे, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन किसका, मेटल का। ठीक है, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी हो या फिर उससे ज्यादा हो, ये कंडीशन होनी चाहिए। अब फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस विल ऑपरेट विद वायोलेट लाइट। वायोलेट लाइट की यदि मैं बात करूं तो 3.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यदि हम बात करें बाकी कलर्स की तो 2.26 और 1.64 है। तो देखिए, जब वायलेट लाइट के साथ वर्क करेगा, क्योंकि जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है जैसे कि सोडियम, सोडियम की यदि मैं बात करूं, सोडियम के केस में, सोडियम की फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस यदि हम बनाएंगे तो उस केस में फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस विल ऑपरेट विद वायोलेट लाइट। फोटो सेंसिटिव मटेरियल सोडियम का जो वर्क फंक्शन है वो होता है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कौन किससे, सोडियम को यूज करते हुए यदि आपको फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस बनाना है तो वायलेट कलर लेना पड़ेगा। वायलेट कलर क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि वायलेट कलर के लिए E1 का वैल्यू क्या है, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये ग्रेटर देन, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो वायलेट कलर के लिए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब हम सीजियम की बात करते हैं, CS की बात करते हैं, सीजियम की बात करते हैं, तो सीजियम का वर्क फंक्शन टेबल से देखें तो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो फिर ये किस में 2.14 है, तो ये ऑपरेट करेगा आपका येलोइश ग्रीन में, किस में, येलोइश ग्रीन में 2.14,
ये येलोइस ग्रीन में भी ऑपरेट करेगा 2.14। ये भी है और ये भी है, यानी वॉयलेट कलर और येलोइस ग्रीन कलर, वॉयलेट एंड येलोइस येलोइस ग्रीन कलर, इसमें ये ऑपरेट करेगा। ठीक है, येलोइस ग्रीन कलर, क्योंकि इन दोनों के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये 2.14 से ज्यादा ही एनर्जी है उनका। और यदि हम बात करें क्या नाम से इसकी रेड लाइट की, तो रेड लाइट के केस में ये ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि रेड लाइट का एनर्जी 1.64 है। तो रेड लाइट के लिए फोटोसेंसिटिव डिवाइस ऑपरेट नहीं होगा, रेड लाइट के लिए ऑपरेट नहीं होगा, है या नहीं। इट विल नॉट ऑपरेट विद रेड लाइट, रेड लाइट के लिए ऑपरेट नहीं होगा। फॉर रेड लाइट क्या कंडीशन है, E3 है, ये E3 है बेटा, थर्ड है ना, E3 फॉर रेड लाइट, E3 इज लेस देन द वर्क फंक्शन, E3 इज लेस देन, E3 कम है किससे, E3 कम है दोनों के। यदि सोडियम और सीजियम का वर्क फंक्शन देखें, सोडियम और सीजियम का वर्क फंक्शन देखें, या टेबल 11.1 में यदि हम वर्क फंक्शन की स्टडी करें, टेबल 11.1 में, तो देखिए टेबल 11.1 में यदि आप वर्क फंक्शन को देखें, तो ये देखिए कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसका 2.14 से कम हो, 2.14 से कम किसी का ही वर्क फंक्शन नहीं है। तो जब 2.14 से कम वर्क फंक्शन किसी का है ही नहीं, तो ये वर्क करेगा ही नहीं, ठीक है। फॉर रेड लाइट E3 इज लेस देन द वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल, गिवन इन टेबल 11.1। सो इसके लिए ये ऑपरेट नहीं करेगा, इट विल नॉट ऑपरेट, ये ऑपरेट नहीं करेगा किसके लिए, रेड लाइट के लिए। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, 11.14 की बात करेंगे। 11.14 में कह रहा है कि व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ए स्पीड ऑफ दिस एंड ए वॉल ऑफ मास दिस। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखें, तो देखिए इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। फॉर इलेक्ट्रॉन स्पीड कितना दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का स्पीड है 5.4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो आसानी से आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता ही होता है, एच का वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, ये मास होता है। और वेलोसिटी दे रखी है 5.4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये लगभग आ जाएगा 6.63 इंटू 10⁻34 है, ये +6 है और ये -31 है, तो ये हो गया आपका -25। और -25 को ऊपर ले जाएंगे तो -9 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में हो जाएगा, और नीचे बचेगा 9.11 इंटू 5.4, ये वैल्यू आएगी। इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो जो वेवलेंथ आएगी लगभग ये आ जाएगी 0.135 नैनोमीटर। कितनी आ जाएगी, नैनोमीटर, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.135 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। और इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, ये वेवलेंथ आएगी, किसकी आई ये वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आई। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन का मास होता है कम तो वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो एसोसिएटेड वेव है ना, डी ब्रॉगली वेव, वो दिखाई देती है, ऑब्जर्व हो जाएगी। लेकिन जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास ज्यादा होता है, जैसे कि सेकंड केस में मैं पहले बात करता हूँ, फॉर ए बॉल की यदि हम बात करें तो v का वैल्यू कितना दे रखा है 30 मीटर पर सेकेंड, और m दे रखा है इसका 150 ग्राम। और 150 ग्राम को यदि हम बदलें किलोग्राम में
तो ये लगभग आ जाएगा, हाँ इतना हो जाएगा किलोग्राम में, ठीक है, इतना किलोग्राम हो जाएगा। अब ये मास है और ये वेलोसिटी है, तो लेमडा की वैल्यू निकालें तो h/mv यही फॉर्मूला लगेगा। तो लेमडा इज इक्वल टू एच का मतलब 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और m का मतलब 0.150 इंटू v का मतलब हो गया 30, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी लगभग आएगी लगभग वैल्यू आएगी 1.47 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। तो देखिए वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ क्या आ रही है, मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो वेवलेंथ कम आ रही है, मास ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या आ रही है, कम आ रही है बॉल का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास कम था तो वेवलेंथ ज्यादा आ रही थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के केस में जो डी ब्रोगली वेव्स हैं, डी ब्रोगली वेव्स जो एसोसिएटेड होती हैं, एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेव्स कैन बी ऑब्जर्व्ड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के केस में ऑब्जर्व होती हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में जो बॉल है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, इनका मास ज्यादा होता है तो वेवलेंथ कम है। तो जो एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेव्स जो होंगी, डी ब्रोगली वेव्स कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड, क्योंकि वेवलेंथ काफी कम आ रही है। तो ये क्वेश्चन आता है कि कई बार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनके साथ जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है, डी ब्रोगली वेव होती है, वो ऑब्जर्व हो जाती है, लेकिन जो लार्ज मास के पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ डी ब्रोगली वेव जो है ऑब्जर्व नहीं होती, क्योंकि मास ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम आएगी और मास कम है तो वेवलेंथ ज्यादा आ रही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वेवलेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की आई है, ये जो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ आई है, ये एक्सरे के लगभग बराबर है। किसके बराबर है, एक्सरे के बराबर है। और एक्सरे के बराबर है तो इसको तो मेजर किया जा सकता है, इसको कह सकते हैं कि मेजर किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, ठीक है, कैन बी मेजर्ड। लेकिन इसको मेजर नहीं किया जा सकता, इसको मेजर करना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट से बियॉन्ड हो जाएगी बात। चलिए 11.5 की बात करेंगे। एन इलेक्ट्रॉन, एन अल्फा पार्टिकल and a proton have the same kinetic energy. Which of these particle has the shortest de Broglie wavelength? तो kinetic energy of alpha particle, kinetic energy of proton, kinetic energy of इलेक्ट्रॉन, शुरुआत में इलेक्ट्रॉन था, इन तीनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर दे रखी है। तो किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ शॉर्ट होगी ये पता करना है। तो इसे पता करने के लिए देखिए हम जानते हैं सिंस लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन डी। जब काइनेटिक एनर्जी की बात होती है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है कैसे आया था, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, इस तरीके से लिखा था, ठीक है। और पी का जो वैल्यू था वो √2m क्या आया था, पी का वैल्यू क्या आया था, √2m क्या आया था मोमेंटम का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी सेम है। जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो उस केस में इस पर तो डिपेंड करेगा नहीं डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब एच भी कांस्टेंट होता है, एच भी सबके लिए सेम होगा, कांस्टेंट होगा। अब मास अलग अलग होगा, तो लेमडा जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है या नहीं। अब जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, और जिसका मास कम होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखें जरा, तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है सबसे कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास देखें सेम काइनेटिक एनर्जी के लिए जो यदि हम बात करें कि शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी होगी, तो इलेक्ट्रॉन के केस में हम देखें स्क्वायर रूट ऑफ मास के बराबर आ गया, तो इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल मास सबसे ज्यादा किसका होगा, मास ज्यादा है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ शॉर्टेस्ट ही निकालना है हमें, शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ किसका होगा ये पता करना है। तो मास किसका ज्यादा होता है, देखिए जो मास ऑफ प्रोटॉन है,
मास ऑफ प्रोटॉन है वो ध्यान रखिएगा 18 1836 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एंड अल्फा पार्टिकल का मास जो है, अल्फा पार्टिकल का मास ये भी ध्यान रखिएगा, अल्फा पार्टिकल का मास जो है 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन का। मास ऑफ प्रोटॉन का 4 टाइम्स होता है कौन? अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है और प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास का इतना गुना होता है। तो सबसे कम मास किसका हुआ? इलेक्ट्रॉन का। तो सबसे कम मास हुआ इलेक्ट्रॉन का, उससे ज्यादा हुआ प्रोटॉन का और सबसे ज्यादा हुआ अल्फा पार्टिकल का। अब इसका मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी किसकी? इसकी, इलेक्ट्रॉन की। उससे कम किसकी होगी? उससे कम किसकी होगी? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ उससे कम होगी प्रोटॉन की, और सबसे कम किसकी हो जाएगी? अल्फा पार्टिकल की। तो आंसर क्या हुआ? अल्फा पार्टिकल आंसर हो गया। अल्फा पार्टिकल विल हैव शॉर्टेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, क्योंकि ये रिलेशन ये कह रहा है कि जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगी, और मास सबसे ज्यादा किसका? अल्फा पार्टिकल का, तो इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, शॉर्टेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा किसका? अल्फा पार्टिकल। ये आंसर हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल का शॉर्टेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11.6 11.6 में क्या कह रहा है देखिए, ए पार्टिकल इज मूविंग 3 टाइम्स एज फास्ट एज एन इलेक्ट्रॉन। 3 टाइम्स एज फास्ट एज एन इलेक्ट्रॉन, यानी पार्टिकल की जो देखिए कोई पार्टिकल है, पार्टिकल स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या दे रखा है? v कितने के बराबर दे रखा है? पार्टिकल इज मूविंग 3 टाइम्स एज फास्ट एज एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की स्पीड का 3 टाइम्स ज्यादा तेजी से मूव करता है। द रेशो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ, पार्टिकल और किसका? इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसका रेशो आपको दे रखा है 1.813 इंटू 10⁻⁴। कैलकुलेट द पार्टिकल्स मास एंड आइडेंटिफाई द पार्टिकल। अब पार्टिकल का मास चाहिए। अब देखिए आप जानते हैं रफ में यदि बताऊं तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी होता है। ठीक है, एच अपॉन एम बी होता है। तो लैम्डा पार्टिकल की जगह क्या लिखूंगा मैं? लैम्डा पार्टिकल की जगह एच तो एच ही आएगा, और एम आ जाएगा पार्टिकल का मास, और v आ जाएगा पार्टिकल की वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय h अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही आएगा, और ये इतने के बराबर आ गया। ठीक है, अब h से h कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर जरा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऊपर चला जाएगा, मास ऑफ पार्टिकल नीचे आएगा, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भी नीचे आएगा। और ये सॉल्व कर लिया, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रहेगा, तो ये इसके बराबर आ गया। ठीक है, इसके बराबर आ गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पार्टिकल का मास। अब पार्टिकल का मास चाहिए तो यहाँ से निकाल लीजिए। मास ऑफ पार्टिकल किसके बराबर आ जाएगा? मास ऑफ पार्टिकल की यदि मैं बात करूँ तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय ये नीचे आ जाएगा 1.813 इंटू 10⁻⁴, ये आ जाएगा, और इधर क्या आएगा? v इलेक्ट्रॉन अपॉन v पार्टिकल, ये आएगा। ठीक है, अब v इलेक्ट्रॉन अपॉन v पार्टिकल यहां से निकल जाएगा। देखिए v इलेक्ट्रॉन अपॉन v पार्टिकल यदि निकालोगे आप, ये पार्टिकल की वेलोसिटी है। ठीक है, v अपॉन v पार्टिकल क्या आ जाएगा? v अपॉन v पार्टिकल ये आ जाएगा 1/3। कितना आ जाएगा? 1/3। तो यहाँ पर 1/3 रखो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता ही है कितना? 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और नीचे 1.813 इंटू 10⁻⁴, और ये हो गया 1/3। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आई, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लगभग आ जाएगा 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अब ये जो मास है, ये जो मास आया पार्टिकल का, ये मास किसका मास है? ये तो मास है किसका? प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का। ठीक है, प्रोटॉन का होता है पार्टिकल मास कुड बी ए प्रोटॉन और ए न्यूट्रॉन। ठीक है, तो पार्टिकल क्या हो सकता है? ये प्रोटॉन के मास के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो प्रोटॉन हो सकता है पार्टिकल, और न्यूट्रॉन हो सकता है, क्या हो सकता है? न्यूट्रॉन हो सकता है, क्योंकि ये जो मास आ रहा है वो उनके मास के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो पार्टिकल प्रोटॉन हो सकता है और न्यूट्रॉन हो सकता है। ठीक है,
तो मास से हमने पता लगा लिया कि पार्टिकल कौन सा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। तो इसका तो आसान सा सॉल्यूशन है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है 100 वोल्ट, ठीक है, इससे एक्सिलरेट किया। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा उस इलेक्ट्रॉन का, तो लेमडा इज इक्वल टू मैंने बताया था आपको 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, ये फॉर्मूला पता है आपको। तो यहाँ से 12.27 तो ये आ गया अपॉन रूट वी मतलब 100 हो गया, और एंगस्ट्रॉम और 100 का 10 आ गया, 10 का मतलब 1.227 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर माइनस 10 रेज टू द पावर माइनस कह सकते हैं आप 10 मीटर, ठीक है, 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.1227 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 9 मीटर लिखा जा सकता है, और इसको लिखा जा सकता है 1 2 और ये 7 है तो ये 2 3 हो जाएगा, और 10 रेज टू द पावर माइनस 9 को नैनो कहते हैं तो ये नैनोमीटर आ जाएगा, इतनी वेवलेंथ आ जाएगी, ये वेवलेंथ आ गई, ठीक है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन पार्टिकल विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, इतना आ जाएगा। आसान सा सवाल है, वैल्यूज रखनी है सिंपली और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इससे आगे ये तो बात हुई सॉल्व एग्जाम्पल्स की, सॉल्व एग्जाम्पल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ए एंड मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन्स। 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो प्रोड्यूस की गई एक्सरे है उसकी एनर्जी पता करनी है, मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, वो सॉरी फ्रीक्वेंसी पता करनी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और मिनिमम वेवलेंथ कितनी होगी ये पता करनी है। तो देखिए आसान सा सवाल है इसमें, तो क्या होगा, क्वेश्चन 11.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ठीक है। 11.1 में, क्वेश्चन 11.1 में क्या क्या गिवन है, देखो आपको गिवन है एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय जो इलेक्ट्रॉन्स का पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन्स का पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 30 किलो वोल्ट, ठीक है, 30 किलो का मतलब इतना वोल्ट हो गया, ठीक है, ये तो पोटेंशियल दे रखा है। अब फ्रीक्वेंसी पता करना है, फ्रीक्वेंसी पता करना है तो पार्ट ए में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना होगा एक्सरे का, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे कितना होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे पता करने के लिए आपको सीधे सीधे किस पर जाना है आप देखिए इसमें सीधे सीधे आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी पता करना है तो E इज इक्वल टू भाई ये होता है ना, देखो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और ये W ही तो E है, ये W ही क्या है E है, और Q की जगह E आ गया, Q की जगह क्या आ गया E आ गया, और E अपॉन E V हो गया, तो यहाँ से एनर्जी बराबर क्या आ गया E इंटू वी आ गया, E इंटू वी आ गया, ठीक है। तो E इज इक्वल टू ई इंटू वी आ गया। अब एनर्जी की जगह क्या लिख सकते हैं एच न्यू लिख सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ जाएगी यहाँ से E इज इक्वल टू एच न्यू, फोटोन है तो एनर्जी कितनी होती है इतनी होती है, E इंटू वी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो क्या आ गया ई वी अपॉन एच। अब E की वैल्यू आपके पास है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और V की वैल्यू इतनी है, ये आपको दे रखा है वोल्ट में, और H की वैल्यू 6.63 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। इसको जब सॉल्व करोगे तो 7.24 इंटू 10 रेज टू द पावर 18 हर्ट्ज, ये तो फ्रीक्वेंसी आ गया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब मिनिमम वेवलेंथ चाहिए, सिंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा होता है, तो जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ क्या होगी मिनिमम होगी, है या नहीं, इनवर्स रिलेशन है इसलिए, तो मिनिमम वेवलेंथ क्या आ जाएगी सी अपॉन फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, ठीक है। और सी का वैल्यू तो आप जानते हैं 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी है 7.24 इंटू 10 रेज टू द पावर 18, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लगभग कितनी वैल्यू आ जाएगी 0.0414 नैनोमीटर,
ये वैल्यू आ जाएगी मिनिमम वेवलेंथ की। तो इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं आप। क्वेश्चन 11.2 की बात करेंगे। 11.2 में क्या कह रहा है देखिए, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन दे रखा है सीजियम मेटल का। व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस is incident on metal surface, photo emission of electron occurs. What is the maximum kinetic energy of the emitted electrons? Stopping potential क्या होगा? C maximum speed of emitted photo electrons कितनी होगी, ये पता करना है। तो देखिए क्या क्या दे रखा है हमें। दे रखा है वर्क फंक्शन दे रखा है, वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मटेरियल। ठीक है, ये कितना है वर्क फंक्शन इसका? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये हमें वर्क फंक्शन दे रखा है। ठीक है जी। और फ्रीक्वेंसी जिसको गिराया गया है, लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये भी दे रखा है। कितना फ्रीक्वेंसी दे रखा है? 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरा रहे हैं। और कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है। ठीक है, तो ये सीजियम मेटल है, इस पर आपने लाइट गिराई, इसकी फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है, और ये मेटल का वर्क फंक्शन इतना दे रखा है। इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, हाफ mv² मैक्सिमम बराबर क्या होता है? h न्यू माइनस फाई, है या नहीं? और ये फाई जीरो की जगह क्या है? फाई सी एस। ठीक है, सीजियम का। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए। अब h की वैल्यू यहाँ h की वैल्यू 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड हुआ। ठीक है, क्या हुआ? जूल सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखें तो 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, और माइनस 5CS, ये 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं है, तो क्या करेंगे हम? 6.63 × 10⁻34 × 6 × 10⁻14, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है। तो 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस तरीके से आएगा। और इसकी वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब माइनस करेंगे तो 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन्स की। के मैक्सिमम से भी लिख सकते हैं ना इस हाफ mv² मैक्सिमम को। बी पार्ट में कह रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा इलेक्ट्रॉन्स का? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने के लिए हम जानते हैं कि EV0 इज इक्वल टू क्या होता है? के मैक्सिमम होता है। भाई ये जानते हो ना, हाफ mv² मैक्सिमम इज इक्वल टू EV0, है या नहीं? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ से आ जाएगा, V0 इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आ जाएगा? V0 इज इक्वल टू के मैक्सिमम। ये के मैक्सिमम हो गया अपॉन E। तो यहाँ से देखो V0 इज इक्वल टू के मैक्सिमम कितना है? 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये E है, E से E कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल? 0.34 वोल्ट। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया। ठीक है या नहीं? अब तीसरा पार्ट इसमें कह रहा है कि मैक्सिमम स्पीड क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। जब काइनेटिक एनर्जी आ गई तो स्पीड भी आ जाएगी, है या नहीं? जब काइनेटिक एनर्जी आ गई तो स्पीड भी आ जाएगी। तो सी पार्ट में देखें, सी पार्ट में क्या कह रहा है? मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, स्पीड ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे निकालेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स? तो यही था ना, हाफ mv² मैक्सिमम। हाफ mv² मैक्सिमम कितना निकला हमारा? ये आया हमारा 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आया हाफ mv² मैक्सिमम। अब v² मैक्सिमम चाहिए तो v² मैक्सिमम चाहिए, निकाल लो इससे। तो 0.34 × 2 ऊपर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, और नीचे m आ जाएगा। ठीक है, m की वैल्यू आपके पास है, कितनी है? m की वैल्यू मास ऑफ किसकी? इलेक्ट्रॉन्स का मास। इलेक्ट्रॉन्स का मास आप जानते हैं 9.1 × 10⁻31 ये होता है। ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। अब हमें मीटर पर सेकंड में स्पीड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा बेटा? इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1.6 × 10⁻19 से।
तो ये जूल में बदल जाएगा, ठीक है। और ये 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो आएगी बी स्क्वायर की, ये लगभग आएगी 11,9560.4 इंटू 10⁻⁶। ये वी स्क्वायर मैक्सिमम आया। अब जब यहाँ से वी मैक्सिमम निकालोगे तो ये लगभग आएगा 345.8, और इसका हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। और इसको लिख सकते हो आप वी मैक्सिमम बराबर 345.8, ये का मतलब होता है किलोमीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। तो इस तरीके से ये स्पीड, मैक्सिमम स्पीड भी इलेक्ट्रॉन्स की निकाली जा सकती है। चलिए 11.3 की बात करेंगे। 11.3 में क्या कह रहा है देखें जरा। व्हाट इज सॉरी द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है। कट ऑफ वोल्टेज यानी कट ऑफ पोटेंशियल दे रखा है। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आप सब जानते हैं कितना होता है, EV0 होता है। अब ई और V0 कितना दे रखा है 1.5, तो कितना आ गया काइनेटिक एनर्जी की यदि मैं बात करूं तो E की जगह रखूंगा 1.6, सीधे यहीं पर बता देता हूं मैं आपको। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंटू 1.5। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो के मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी वो 2.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ जाएगी। तो ये सिंपली इस रिलेशन से हो गया भाई। हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम की जगह के मैक्सिमम लिख दिया, EV0, और V0 की वैल्यू ये दे रखी है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसे आप कट ऑफ वोल्टेज भी कहते हो। E की जगह ये इसका चार्ज का वैल्यू रख दिया और 1.5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। तो ये जो एनर्जी आई ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होंगे, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी आ गई किसमें, जूल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 11.4 पर। 11.4 में कह रहा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 632.8 नैनोमीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय ए हीलियम नियॉन लेजर। एक हीलियम नियॉन लेजर है जिससे इतने वेवलेंथ की लाइट निकल रही है। द पावर एमिटेड इज 9.42 मिलीवाट, ये मिलीवाट है, इतनी पावर एमिट हो रही है उससे। तो कह रहा है कि फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट बीम। एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू, फोटोन फोटोन क्या हो जाएगा H अपॉन लेमडा, ठीक है। सॉरी मोमेंटम कितना हो जाएगा H अपॉन लेमडा, और एनर्जी कितनी E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू को लिख देंगे SC अपॉन लेमडा, ठीक है। इससे निकल जाएगा हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकेंड, यानी P बराबर N ही मैंने बताया था, तो N निकालना है, P अपॉन E पावर दे रखा है, एनर्जी यहाँ से निकाल ही रहे हैं आप, तो N नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। और इसमें कह रहा है हाउ फास्ट डज ए हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रेवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ प्रोटॉन, यानी हाइड्रोजन एटम को कितना फास्ट मूव करना पड़ेगा जिससे कि मोमेंटम उसका फोटोन के बराबर आ जाए। तो मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम m भी मान लेते हैं और फोटोन का मोमेंटम p मान लेते हैं, तो v निकालना है सिंपली, ठीक है। चलिए करके देखते हैं इसको। 11.3 में आपको क्या क्या गिवन है, एक तो वेवलेंथ गिवन है, हीलियम नियॉन लेजर से जो वेवलेंथ निकल रहा है 632.8 नैनोमीटर, और नैनोमीटर को आप जानते ही हैं कैसे लिख सकते हैं 0.8 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। और जो पावर है उस लेजर मोनोक्रोमेटिक लाइट जो निकल रही है हीलियम नियॉन लेजर, पावर जो एमिट हो रही है पावर कितनी है 9.42 इंटू 10⁻⁻3 वॉट, मिलीवॉट है ना, इसलिए ये हो गया। ए पार्ट कह रहा है कि एनर्जी कितना होगा फोटोन का, एनर्जी फोटोन का निकालोगे तो एच न्यू, और न्यू को क्या लिखेंगे SC अपॉन लेमडा। अब एच और सी की वैल्यू, एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है या नहीं, और सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हुआ, जूल से जूल। अब लेमडा वेवलेंथ दे रखा है आपको 632.8 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, यानी मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से सेकंड, जूल में एनर्जी आ जाएगी। और जूल में जो ये कैलकुलेशन करोगे आप कितनी एनर्जी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी लगभग, ठीक है। ये एनर्जी निकल जाएगी। एनर्जी आ गई तो मोमेंटम भी आ जाएगा फोटोन का। फोटोन का मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है H अपॉन लेमडा, इतना होता है मोमेंटम फोटोन का। और H का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34,
ठीक है, जूल सेकेंड। और लैम्डा कितना है 632.8 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, ये आएगा। और इसकी जो है मोमेंटम हम निकाल सकते हैं 1.05 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम आ जाएगा फोटोन का। ठीक है, बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है कि हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज अराइव एट ए टारगेट इरेडिएटेड बाय दिस बीम। तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड कितना एमिट होगा, ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमने P बराबर एन ही पढ़ा था। ठीक है, एक फोटोन की एनर्जी E है और n फोटोन निकल रहे हैं, तो टोटल एनर्जी E पावर के बराबर होगा, तो n बराबर P अपॉन ई। तो यहाँ पर n निकालना है, पावर कितनी दे रखी है, पावर दे रखी है 9.42 इंटू 10⁻³ वाट। ठीक है, मिली वाट। और एनर्जी कितनी आई 3.14 इंटू 10⁻⁻19 जूल आई। ठीक है, जूल एनर्जी आई। तो इससे हम निकाल सकते हैं, इससे ही n का वैल्यू निकल जाएगा। n का वैल्यू यदि निकालें तो कितना आ जाएगा, ये लगभग 3 आ जाएगा। और इंटू 10 ये ऊपर जाएगा तो +16, 3 इंटू 10⁻+16 फोटॉन्स पर सेकेंड, इतने फोटॉन्स निकलेंगे पर सेकेंड। ठीक है, सी पार्ट में क्या कह रहा है, सी पार्ट में कह रहा है हाउ फास्ट डज ए हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रेवल इन ऑर्डर टू हैव सेम मोमेंटम एट दैट ऑफ प्रोटॉन। मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम, मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम बराबर होना चाहिए किसके, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन। और ये हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना निकाला, 0.5 इंटू 10⁻⁻27, ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में निकाल लिया था। और हाइड्रोजन एटम का मोमेंटम m भी मान लेता हूँ, तो यहाँ से v निकालना है। v निकालने के लिए 1.05 इंटू 10⁻⁻27 और m मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब मास ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है 1.67, क्योंकि एक प्रोटॉन के मास के बराबर होगा। ठीक है, इतना किलोग्राम, और ऊपर हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हुआ, तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी आ जाएगी 0.63 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड आ जाएगी। हाइड्रोजन एटम को इस स्पीड से मूव करना है जिससे कि उसका उतना ही मोमेंटम हो जितना कि फोटोन का है। इस तरीके से कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है 11 अच्छा ये 11.4 था बेटा, ये 11.4 था, 11.4 था। और 11.3 तो मैंने आपको यहीं समझा दिया था। चलिए 11.5 की बात करेंगे। द एनर्जी फ्लक्स ऑफ ए सनलाइट, एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग द सरफेस, एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज दिस। एनर्जी फ्लक्स दे रखा है सनलाइट का जो कि सरफेस ऑफ अर्थ पर पहुंच रही है, इतना एनर्जी फ्लक्स है। हाउ मेनी फोटॉन्स नियरली पर स्क्वायर मीटर आर इंसिडेंट ऑन अर्थ पर सेकेंड। कितने फोटॉन्स पर स्क्वायर मीटर इंसिडेंट होंगे अर्थ पर सेकेंड। अज्यूम दैट द फोटोन इन द सनलाइट हैव एन एवरेज वेवलेंथ ऑफ 550 नैनोमीटर। 550 नैनोमीटर वेवलेंथ अज्यूम कर लें, तो उस केस में कितने जो है फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे अर्थ सरफेस पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, वो पता करना है। तो क्वेश्चन है 11.5। इस प्रश्न में देखिए, यदि हमें नंबर पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एनर्जी निकालना पड़ेगा, टोटल एनर्जी निकालना पड़ेगा। और टोटल एनर्जी में एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर देंगे। तो एनर्जी ऑफ ए फोटोन, एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन की एनर्जी की मैं बात करूं तो E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू को लिख दूंगा मैं C अपॉन लेमडा। तो H का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34, C का वैल्यू 3 इंटू 10⁻8, और लेमडा का वैल्यू आपको दे रखा है 550 नैनोमीटर, ये इतना है। ठीक है, 550 नैनोमीटर। जब इसको सॉल्व करते हैं तो जूल में एनर्जी आ जाएगी इतनी, -19 जूल। ये एक फोटोन की एनर्जी आ गई। अब मुझे नंबर ऑफ फोटॉन्स चाहिए हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन अर्थ सरफेस, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन अर्थ सरफेस पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर
पर स्क्वायर मीटर और पर सेकेंड कितने फोटॉन्स अर्थ सरफेस पर गिरेंगे, ये किसके बराबर होगा? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी किसकी? टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। भाई इसका टोटल एनर्जी हमें निकालना पड़ेगा। पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड टोटल एनर्जी कितना है, और एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ फोटोन पता लग जाएगा। सिंगल फोटोन, तो सिंगल फोटोन का तो एनर्जी हमने निकाला हुआ है, और जो एनर्जी टोटल एनर्जी उस पर जा रही है वो एनर्जी फ्लक्स होगा। क्या होगा? एनर्जी फ्लक्स होगा। यही तो एनर्जी फ्लक्स है, इसे हम एनर्जी फ्लक्स कह देते हैं। और एक फोटोन की एनर्जी आपने निकाल ली इतनी 3.62 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब देखिए एनर्जी फ्लक्स आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1.388 इंटू 10⁻³ वॉट पर मीटर स्क्वायर, और ये दे रखा है आपको 3.62 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जब इसको सॉल्व करोगे तो नंबर आ जाएगा आपका कितना? 3.8, और ये ऊपर जाएगा तो इंटू 10⁻21 इतने फोटॉन्स जो है मतलब इंसिडेंट होंगे अर्थ सरफेस पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर। तो एनर्जी फ्लक्स में डिवाइड कर दो एक फोटोन की एनर्जी का, तो आपको नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.6। 11.6 में क्या कह रहा है देखिए, in an experiment on photoelectric effect, the slope of the cutoff voltage versus frequency of incident light is found to be this. Calculate the value of Planck constant। देखिए किसी एक्सपेरिमेंट में स्लोप ऑफ द कट ऑफ वोल्टेज वर्सेज फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ वोल्टेज वर्सेज फ्रीक्वेंसी स्लोप दे रखा है, यानी आपको कट ऑफ वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी ये वैल्यू दे रखा है। कट ऑफ वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी इतना दे रखा है। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो यही आप यहाँ से देखिए प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ पर बताऊँ आपको क्या दे रखा है। आपको ये ग्राफ दे रखा है, एक तरह से ये वाला ग्राफ दे रखा है। इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल है और इधर फ्रीक्वेंसी है। इसका जो स्लोप होता है ग्राफ का वो कितना होता है? V0/न्यू। और वैसे स्लोप कितना लिखते हैं हम? H/E लिखते हैं। कितना होता है? H/E बराबर क्या हो गया? V0/न्यू। तो H बराबर निकालना है हमें। H बराबर क्या हो जाएगा? V0/न्यू इंटू E हो जाएगा। ठीक है, V0 कितना दे रखा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, और फ्रीक्वेंसी का रेशो आपको दे रखा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ये आपको दे रखा है 4.12 इंटू 10⁻⁻15, और E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 6.592 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसके बराबर आ जाता है। इस तरीके से H निकाल सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा सवाल बनाया है। इसका स्लोप होता है हम जानते हैं H/E, और लेकिन इस केस में जो स्लोप है V0/न्यू के बराबर होगा, फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, मैंने बता रखा है आपको। तो इस तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 11.7 की बात करेंगे। 11.7 में क्या कह रहा है देखिए, ए 100 वाट सोडियम लैंप रेडिएट्स एनर्जी यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। एक 100 वाट का सोडियम लैंप है जिससे एनर्जी रेडिएट होती है सभी डायरेक्शंस में। द लैंप इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए लार्ज स्फीयर। एक लार्ज स्फीयर के सेंटर पर यह लैंप लोकेटेड है। दैट अब्जॉर्ब्स ऑल सोडियम लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन इट, जो कि पूरी की पूरी सोडियम लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है जो इसके ऊपर इंसिडेंट होती है। द वेवलेंथ ऑफ द सोडियम लाइट इज 589 नैनोमीटर। सोडियम लाइट का वेवलेंथ इतना है। व्हाट इज द एनर्जी पर फोटोन एसोसिएटेड विद द सोडियम लाइट? व्हाट इज द एनर्जी पर फोटोन एसोसिएटेड with the sodium light? At what rate are the photons delivered to the sphere? यानी सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एनर्जी कितना होगा, एनर्जी कितना होगा पर फोटोन, एनर्जी पर फोटोन कितना होगा। तो 11.7 की बात हो रही है। 11.7 में क्या कह रहा है कि एक स्फीयर है, उसके सेंटर पर एक सोडियम लैंप लगा हुआ है
और वो चारों तरफ उसकी पावर दे रखी है, सोडियम लैंप की पावर दे रखी है 100 वाट, ठीक है। और वेवलेंथ दे रखी है सोडियम लैंप की 589 नैनोमीटर, और इसको लिख सकते हैं 589 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है। इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब ये कह रहा है कि एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, तो E इज इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा, एच न्यू की जगह एस सी अपॉन लेमडा। तो H की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और C की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8, और नीचे वेवलेंथ है, वेवलेंथ कितनी है 589 इंटू 10⁻⁻19। तो एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगी ये 3.38 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और यदि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए इसको डिवाइड कर दें -19, डिवाइड कर दें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी कितनी 2.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी, ये एनर्जी आ गई। अब दूसरा इसमें कह रहा है कि रेट एट विच फोटोन आर डिलीवर्ड टू द स्फीयर। अब रेट ऑफ फोटोन्स डिलीवर्ड टू द स्फीयर को फोटोन किस रेट से जा रहा है, यानी नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड निकालना है, तो P अपॉन ई। अब P क्या है, पावर है, पावर आपको दे रखा है 100, पावर कितना दे रखा है 100 वाट है, ठीक है। और एनर्जी कितनी है, एनर्जी है आपकी 3.38 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और वाट को आप कहते हो जूल सेकेंड, वाट को क्या कहते हैं जूल पर सेकेंड, सॉरी, और डिवाइडेड बाय 3.38 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो कितने आ गए पर सेकेंड, जो फोटोन निकल के आए 3 इंटू 10⁻20 फोटोन्स आ गए पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में इतने फोटोन्स जो है डिलीवर हो जाएंगे स्फीयर को। ये हो गया एक क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, 11.8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11.8 में क्या कह रहा है देखते हैं। 11.8 में द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए सर्टेन मेटल इज, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है किसी मेटल के लिए 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 8.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन द मेटल, प्रेडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज फॉर लाइट फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो ये तो आसान सा सवाल है। देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये न्यू जीरो हो गया, और ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी। तो कट ऑफ वोल्टेज कैसे निकालेंगे, तो आसान सा इक्वेशन होता है, हम जानते हैं। देखिए क्या इक्वेशन जानते हैं हम, EV0 इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, ये आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये दे रखा है न्यू जीरो कितना 3.3, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतना दे रखा है, और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 8.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको पता करना है, तो V0 इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो अपॉन ई, सिंपली इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर H को कॉमन ले सकते हो, न्यू माइनस न्यू जीरो अपॉन ई, इस तरीके से लिखा जा सकता है। H की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी 8.2 इंटू 10⁻14 माइनस 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज में आएगी ये वैल्यू, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है इतना हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे कैसे 6.63, तो ये हो गया इंटू 10⁻34, और यहाँ से 10⁻14 कॉमन आ गया, 8.2 माइनस 3.3 हो गया आपका 12 में से 3 गए 9, 4 इतना आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कट ऑफ पोटेंशियल जो आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 2.03 वोल्ट आ जाएगा इसको सॉल्व करने से, ठीक है। तो इस तरीके से कट ऑफ पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 11.9 11.9 में क्या कह रहा है देखते हैं। द वर्क फंक्शन फॉर ए सर्टेन मेटल, द वर्क फंक्शन for a certain metal is 4.2 electron volt. Will this metal give photoelectric emission for incident radiation of wavelength 330 nanometer? क्या इस रेडिएशन
इंसिडेंट रेडिएशन जिसका वेवलेंथ 330 नैनोमीटर है, क्या इसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा? वर्क फंक्शन दे रखा है इतना किसी मेटल का, उसके ऊपर ये लाइट गिराई जाती है जिसकी वेवलेंथ ये है, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ पाएंगे? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 11.9 को यदि हम सॉल्व करें तो जिस वर्क फंक्शन कितना दे रखा है जिस पर लाइट गिरानी है, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है वर्क फंक्शन, और जिस इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ कितनी है 33 नैनोमीटर, ठीक है, जिसको आप क्या लिख सकते हो 330 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी यानी फोटोन की एनर्जी कितनी है, E इज इक्वल टू hc/λ। अब h का मतलब 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, जूल सेकंड होता है, जूल सेकंड इंटू c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, डिवाइडेड बाय लेमडा कितना है 330 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो एनर्जी की जो वैल्यू आएगी 6.63 इंटू 3 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 330, और ये जूल आएगी, ये कितनी आएगी जूल आएगी, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो 3 इंटू 10⁻⁷ और अपॉन 330, और इसको डिवाइड कर दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁹ से, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा और ये एनर्जी आ जाएगी 3.767 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी आ जाएगी इंसिडेंट रेडिएशन की। इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी इतनी है। इंसिडेंट रेडिएशन की जो एनर्जी है, इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है, ये एनर्जी यदि आप देखें, यदि ये एनर्जी की आप बात करें, इंसिडेंट रेडिएशन की जो एनर्जी है वो क्या है, एनर्जी इज लेस देन द वर्क फंक्शन, एनर्जी इज लेस देन द वर्क फंक्शन, तो नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यानी कोई एमिशन नहीं होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि जो इंसिडेंट रेडिएशंस हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फॉर एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन के लिए क्या होना चाहिए, इंसिडेंट रेडिएशन की जो एनर्जी है ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए किससे, वर्क फंक्शन से, ठीक है, या तो बराबर हो या ज्यादा हो, तभी तो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.10, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 7.21 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज is incident on a metal surface. Light of frequency 7.21 into 10⁻14 hertz is incident on a metal surface. Electron with a maximum speed of this are ejected from the surface. What is the threshold frequency for photo emission of electrons? मतलब इस फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट की गई मेटल सरफेस पर, और जो मैक्सिमम स्पीड, जिस स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं वो ये है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये पता करना है। तो आसान सा सवाल है, देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन 11.10, इसकी बात करूं मैं 11.10 में आप देखिए क्या क्या दे रखा है आपको। फ्रीक्वेंसी जो है दे रखी है लाइट की कितनी, 7.21 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और मैक्सिमम जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, स्पीड है वो कितनी है 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड, इस स्पीड के इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता करनी है, तो आप जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, h न्यू माइनस h न्यू जीरो, ये होती है। अब ये न्यू जीरो आपको निकालना है, न्यू जीरो क्या करना है, निकालना है, न्यू ये दे रखा है आपको, ठीक है, और v मैक्सिमम, आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ mv² मैक्सिमम, v मैक्सिमम दे रखा है आपको, h न्यू माइनस h न्यू जीरो, तो यहाँ से देखिए इसको पहले तो ऐसे लिख लो, h न्यू जीरो इज इक्वल टू h न्यू माइनस हाफ mv² मैक्सिमम, ठीक है, और फिर यहाँ से हमें चाहिए क्या, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी,
तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एच न्यू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम डिवाइडेड बाय एच। ये इक्वेशन आएगी, ये इक्वेशन आएगी। अब यहाँ पर वैल्यूज रख दो, यहाँ पर वैल्यूज रख दो, इसको सॉल्व करो तो एच से एच कैंसिल हो गया, फ्रीक्वेंसी आ गई सिंपली, और यहाँ पर 1/2h और एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, यही आया ना, यही आया। अब इसमें वैल्यूज रख दो, फ्रीक्वेंसी कितनी है 7.21 इंटू 10⁻⁴ हर्ट्ज, -1 एम कितना है मास, मास की वैल्यू देखें तो मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और v कितना है 6 इंटू 10⁻⁵, होल स्क्वायर है, v स्क्वायर है इसलिए, ठीक है, अपॉन 2, और h की वैल्यू कितनी रखेंगे, h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ये तो है 7.21 इंटू 10⁻⁴, और ये आएगी अप्रॉक्सीमेटली 2.47 इंटू 10⁻⁴ आएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.74 इंटू 10⁻⁴ हर्ट्ज। ये इंसिडेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, सॉरी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी। तो इस तरीके से इस इक्वेशन से निकाला जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11.11 की बात करूंगा। .11 में क्या कह रहा है देखते हैं जरा। लाइट ऑफ वेवलेंथ 488 नैनोमीटर, light of wavelength 488 nanometer is produced by an argon laser which is used in the photoelectric effect। इतनी वेवलेंथ की लाइट है जो आर्गन लेजर से प्रोड्यूस हो रही है। व्हेन लाइट फ्रॉम दिस स्पेक्ट्रल लाइन इज इंसिडेंट ऑन द एमीटर, जब इसको एमीटर पर गिराया जाता है, द स्टॉपिंग और कट ऑफ पोटेंशियल ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज दिस, फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच द एमीटर इज मेड। उस मटेरियल का वर्क फंक्शन बताइए जिससे एमीटर बना हुआ है, वर्क फंक्शन निकालना है। तो ये भी जो है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या क्या दे रखा है, लेमडा दे रखा है 488 नैनोमीटर। अब 488 नैनोमीटर का मतलब इतना नैनोमीटर, ठीक है, नैनो का मतलब 10⁻⁹ मीटर, और स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है आपको, कट ऑफ पोटेंशियल जिसको आप कह रहे हो 0.38 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। अब आपको निकालना है कि वर्क फंक्शन कितना है मेटल का, एमीटर का। तो देखिए सीधी सी बात है, ये किससे होगा, EV0 इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ये फाई जीरो, यही चाहिए ना, फाई जीरो चाहिए, और ये EV0, तो फाई जीरो बराबर क्या आ गया, एच न्यू और माइनस EV0, ये आ जाएगा। अब एच की वैल्यू, इसको आप SC अपॉन लेमडा लिख लो न्यू की जगह, ठीक है, EV0 ये आ जाएगा। अब SC अपॉन लेमडा, SC अपॉन लेमडा, एच का वैल्यू आपको पता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। C की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, लेमडा की वैल्यू कितनी है 488 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड में, और ये जूल सेकेंड में, और माइनस E का मतलब हो गया आपका 1.6 इंटू 10⁻⁹, और V0 कितना है 0.38 है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 4.076 इंटू 10⁻⁹, और ये है 0.608 इंटू 10⁻⁹। तो ये वैल्यू आ गई 3.468 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और इसका मतलब हो गया कितना 3.468 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय इतना, क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी ये, और इसको डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.17 अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना वर्क फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 11.12। 11.12 में कह रहा है calculate the momentum and de Broglie wavelength of the electron accelerated through a potential difference of 56 volt। 56 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, 56 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका आपको क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है, और क्या निकालना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो आसानी से आ जाएगी,
डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपकी ये आसानी से आ जाएगी 12.27 अपॉन रूट 56, उससे निकाल लीजिए। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और लेकिन मोमेंटम क्या होगा वो हमें पता करना पड़ेगा। मोमेंटम निकालने के लिए हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी देखनी होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो इसी के बराबर हो जाएगी ना, हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। भाई काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर होता है EV0, EV0 होता है। तो कितना है V0, कितना है 56, तो काइनेटिक एनर्जी तो इतनी हो जाएगी 56 इंटू ई। और 56 ई का मतलब क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये जो है आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई जूल में। ये किस में आ गई, जूल में काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब जब काइनेटिक एनर्जी आ गई तो मोमेंटम होता है √2m के। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हो, काइनेटिक एनर्जी ये आ गई। तो जब इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखोगे 9.1 इंटू 10⁻⁻19 सॉल्व करोगे तो जो मोमेंटम है बेटा, मोमेंटम आप सॉल्व करके देखिएगा, ये आएगा 4.04 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आएगा। और यहाँ पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले से निकाल लो, ठीक है, अपॉन √V एंगस्ट्रॉम। लेकिन इससे नहीं निकालना चाहते तो आप सीधे इससे निकाल लो, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P, क्योंकि P आपने ये निकाल लिया और H की वैल्यू आप जानते हैं। तो लैम्डा जो आएगी इसकी 0.164 नैनोमीटर, नैनोमीटर, ये लैम्डा आ जाएगी 0.164 नैनोमीटर। ठीक है, 11.13 क्या कह रहा है, व्हाट इज मोमेंटम, स्पीड एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी। इतना काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो मोमेंटम आ जाएगा। मोमेंटम कैसे आ जाएगा, ये वाला मोमेंटम कैसे आ जाएगा, √2m के। इलेक्ट्रॉन का मास पता है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, सॉल्व कर लेंगे, मोमेंटम आ जाएगा। स्पीड, जब काइनेटिक एनर्जी दे रखी है ½ mv² इज इक्वल टू इतना है तो स्पीड v निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, v निकल जाएगा। ठीक है, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P। मोमेंटम आप निकाल रहे हैं, H का वैल्यू जानते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P। जब ये लैम्डा निकालोगे तो ये लैम्डा आएगा, इसका निकाल के देखिएगा, ये भी 0.112 नैनोमीटर। ठीक है, ये आएगा। और v की वैल्यू आएगी बेटा, स्पीड आएगी इसकी, स्पीड की वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। और मोमेंटम आएगा 5.91 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये मोमेंटम आएगा। तो इस तरीके से ये 11.13 को भी फॉर्मूले की हेल्प से किया जा सकता है। 11.14 में देखें तो क्या है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम द स्पेक्ट्रल एमिशन ऑफ सोडियम इज, ये है वेवलेंथ दे रखी है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एट विच एन इलेक्ट्रॉन ए न्यूट्रॉन वुड हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ जिस पर रखते हैं वो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। 11.14, 12 और 13 आप कर लेंगे। 11.14 में क्या कह रहा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 589 नैनोमीटर, ये दे रखा है। ठीक है, और ये है 589 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। क्लियर। तो यहाँ से अब देखिए, ये फॉर्मूला आप जानते हो, H अपॉन √2m के, ये फॉर्मूला आप जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम k की वैल्यू निकालूं तो H² अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी इससे, किसकी, k की वैल्यू स्क्वायर करके ये आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है क्या कह रहा है कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एट विच एन इलेक्ट्रॉन एंड ए न्यूट्रॉन वुड हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, पहले इलेक्ट्रॉन की निकालनी है। तो इलेक्ट्रॉन की जब निकालोगे तो यहाँ मास किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का, और H की जगह क्या आएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻⁻34 जूल सेकेंड होल स्क्वायर हो जाएगा। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। और ये लैम्डा कितना है, वेवलेंथ 589 इंटू 10⁻⁻9 होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो काइनेटिक एनर्जी जूल में 6.95 इंटू 10⁻⁻25 जूल आ जाएगी। ये जूल में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो डिवाइड कर देंगे, किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से।
बी पार्ट में काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसकी कह रहा है, न्यूट्रॉन की कह रहा है, तो मास न्यूट्रॉन का आ जाएगा। फिर ऊपर तो यही रहेगा एच स्क्वायर, तो यही होगा, ठीक है, ये हो जाएगा एच स्क्वायर तो। और नीचे 2 m मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और वेव लेंथ वही कह रहा है, ठीक है, उसी वेव लेंथ के लिए निकालना है। जब इसको सॉल्व करोगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन आएगा 3.78 इंटू 10⁻⁻28 जूल, ठीक है, इतनी वैल्यू आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की। चलिए ये 11.14 की बात हो गई। 11.15 में यदि हम देखें क्या कह रहा है, 11.15 देखिए, 11.15 में क्या कह रहा है, What is the de Broglie wavelength of a bullet of mass this traveling at speed this, निकल जाएगा लैम्डा। इसमें फॉर्मूला जो लगेगा बुलेट का फॉर्मूला जो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, इसमें भी यही लगेगा, इसमें भी यही लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा तीनों में। और यहाँ पर मास दे रखा है, स्पीड दे रखा है, यहाँ मास दे रखा है, यहाँ स्पीड दे रखा है, यहाँ मास दे रखा है, स्पीड दे रखा है। एच की वैल्यू तीनों में सेम 6.63 इंटू 10⁻⁻34। तो ए में जो आंसर आएगा, ए में जो आंसर आएगा बेटा, वो आंसर मैं बता देता हूँ, आप कैलकुलेट कीजिएगा। 1.7 इंटू 10⁻⁻35 मीटर आएगा बुलेट के केस में। और वी में जो आंसर आए, ये तो ए का आंसर हो गया, वी का जो आंसर आएगा वो आएगा 1.1 इंटू 10⁻32 मीटर। और सी में जो आंसर आएगा, सी में आएगा 3 इंटू 10⁻25 मीटर, ये आएगा, ठीक है, हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूले में रखना है और कैलकुलेट करना है। 11.16 की बात करें, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ईच हैव ए वेवलेंथ ऑफ 1 नैनोमीटर, फाइंड देयर मोमेंट। इलेक्ट्रॉन और क्या है, फोटोन है, उनकी वेवलेंथ आपको दे रखी है, फाइंड दियर मोमेंटा। अब मोमेंटा क्या होता है, ये भाई इलेक्ट्रॉन का निकालोगे P इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। देखिए कर लेते हैं इसे। 11.16 फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए मोमेंटा चाहिए तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, ठीक है, तो P तो मोमेंटम है, एच अपॉन लेमडा हो जाएगा। तो एच कितना है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और वेवलेंथ दे रखा है 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर ये वेवलेंथ दे रखा है। तो ये निकल जाएगा आपका, कितना आंसर आ जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻25 क्या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये मोमेंटम आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए। फोटोन की बात करूं, फोटोन की बात करें, ये तो इलेक्ट्रॉन का हो गया मोमेंटम। अब फोटोन की बात करें, फोटोन के लिए मोमेंटम कितना होगा, फोटोन के लिए मोमेंटम फॉर फोटोन, फोटोन के लिए मोमेंटम, फोटोन की मोमेंटम की बात करें तब भी यही आएगा, यही आने वाला है, ठीक है, क्योंकि मास पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है ना। तो फोटोन का मोमेंटम भी यही आएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फोटोन का मोमेंटम भी यही हो गया, सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए, ठीक है। अब देखिए एनर्जी, सेकंड पार्ट में कह रहा है एनर्जी कितनी होगी फोटोन की। एनर्जी ऑफ फोटोन की यदि मैं बात करूं, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, एच न्यू, न्यू की जगह क्या लिखा जाएगा, इसको लिखेंगे E इज इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा, एस सी अपॉन लेमडा, लेमडा दे रखा है आपको, सी की वैल्यू जानते हैं, तो जब वैल्यूज रखेंगे 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और सी की जगह रखेंगे इतना, ठीक है, और लेमडा की जगह रखेंगे आप 1 नैनोमीटर इतना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो किस में वैल्यू आ जाएगी, जूल में वैल्यू यदि निकालूं तो 19.89 इंटू 10⁻⁻17 जूल आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, ठीक है। और क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहा है। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कैसे निकलेगा भाई, ये होता है ना फॉर्मूला, कैसे आया ये फॉर्मूला, देखिए सिंस P इज इक्वल टू अंडर रूट 2 m के होता है, ठीक है, तो P स्क्वायर क्या आ जाएगा
2m के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से k इज इक्वल टू क्या आ गया, p²/2m। और मोमेंटम आपने निकाल लिया किसका, इलेक्ट्रॉन का, ये रहा। ठीक है, मोमेंटम आ गया। मास आपको पता है, इसमें रखेंगे। मोमेंटम कितना आया था, 6.63 इंटू 10⁻⁻25 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एम की वैल्यू कितनी है, 9.1 इंटू 10⁻31। निकालोगे काइनेटिक एनर्जी जूल में, 2.42 इंटू 10⁻19 जूल आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻19 से। ठीक है, 11.17 पर चलेंगे। 11.17 में क्या कह रहा है, देखिए, फॉर व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए न्यूट्रॉन विल द एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ बी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन के लिए एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ इतनी होगी। कितनी काइनेटिक एनर्जी के लिए होगी, इतनी वेवलेंथ। तो सीधा सा आंसर है इसका, तो वही काइनेटिक एनर्जी, कितनी काइनेटिक एनर्जी के लिए होगी इतनी डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m के, अलग से बता देता हूँ आपको, 17 क्वेश्चन 11.17। तो देखिए, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h/√2m के। अब कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो h²/2m लैम्डा स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसका स्क्वायर करके k की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर h की वैल्यू पता है हमें, m की वैल्यू पता है, लैम्डा कह रहा है, दे रखा है। ठीक है, तो इसमें जब वैल्यूज रखेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4.174 इंटू 10⁻⁻2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन इसका जो पार्ट बी है वो देख लीजिए जरा। पार्ट बी क्या कह रहा है, देखिए, पार्ट बी क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद मैटर हैविंग एन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3/2 kT एट 300 केल्विन। 300 केल्विन पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT है। ठीक है, 3/2 kT है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इसका पार्ट बी कह रहा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT है, ये कह रहा है। तो कह रहा है कि वेवलेंथ कितनी होगी, तो लैम्डा इज इक्वल टू वही h/√2m के। तो यहाँ रख दो, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m के की जगह 3/2 kT रखो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 3mkt, ये फॉर्मूला बनेगा। अब t की वैल्यू आपको 300 केल्विन इसमें दे रखी है, 300 केल्विन पर दे रखा है टेम्परेचर, 300 केल्विन। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हम ऑलरेडी जो है कैलकुलेट कर चुके हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन निकालना है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन, ये वोल्टेज, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये वोल्टेज मान कांस्टेंट है, सॉरी, ये वोल्टेज मान कांस्टेंट है, ये वोल्टेज मान कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू भी आपको पता ही है, वोल्टेज मान कांस्टेंट की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 होती है। मास ऑफ प्रोटॉन हो गया और 3 हो गया। रखेंगे वैल्यूज को तो कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0.145 नैनोमीटर, इस फॉर्मूले से आ जाएगा, इससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11.18। क्वेश्चन 11.18 क्या कह रहा है, देखिए 11.18 में क्या कह रहा है, so that the wavelength of electromagnetic radiation is equal to de Broglie wavelength of its quantum, यानी फोटोन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ है वो फोटोन की वेवलेंथ के बराबर होती है, ये हमें शो करना है, प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए, फोटोन के लिए, फॉर ए फोटोन के लिए हम क्या जानते हैं, फोटोन की जब हम बात करते हैं तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होती है, h/p होती है। इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ
frequency न्यू एंड वेवलेंथ मान लेता हूँ उस रेडिएशन की लैम्डा डैश कितनी होती है। मोमेंटम की यदि मैं बात करूँ, मोमेंटम कितना होता है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है और वेवलेंथ लैम्डा डैश है, इसका जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम यदि हम देखें पी का वैल्यू होता है एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैंने आपको बताया था यू अपॉन सी लिखा था, इसको यू की जगह अब ई लिख लिया, ठीक है कोई बात नहीं। तो ई की वैल्यू कितनी है एच न्यू अपॉन सी, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए P बराबर क्या आ गया, P बराबर आ गया एच न्यू अपॉन सी। अब P बराबर एच अपॉन सी तो ये हो गया, और न्यू क्या हो जाएगा सी अपॉन लेमडा डैश हो जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ लेमडा है और फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो न्यू की जगह सी अपॉन लेमडा डैश हो जाएगा। तो ये एच अपॉन लेमडा डैश आ गया, क्या आ गया एच अपॉन लेमडा डैश पी की वैल्यू। तो लेमडा डैश क्या आ गया एच अपॉन पी, और लेमडा भी कितना था फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेमडा इज इक्वल टू लेमडा डैश आ रहा है, यही तो प्रूव करना था। दोनों बराबर आ रहे हैं एच अपॉन पी, ठीक है। तो फोटोन की वेवलेंथ ये है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए मोमेंटम हम इतना लिखते हैं ई एनर्जी अपॉन सी, ई की जगह एच न्यू लिखा, न्यू की जगह फिर हमने लिखा, न्यू की जगह क्या लिखा सी अपॉन लेमडा डैश, हमने लेमडा डैश इसकी वेवलेंथ मान ली रेडिएशन की। तो देखिए ये सी से सी कैंसिल हो गया, ये आ गया, लेमडा डैश की वैल्यू निकाली, ये आ गया, ये दोनों बराबर प्रूव हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। लास्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए नाइट्रोजन, व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन एयर एट 300 Kelvin, assume that the molecule is moving with root mean square speed of molecules at this temperature। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो आएगा लेमडा, इस केस में जो फॉर्मूला लगेगा बेटा ये लगेगा √3m/kBt, वोल्टेज मान कांस्टेंट है ये 3m/kBt, ठीक है। लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन 3m/kBt। एच की वैल्यू आप जानते हैं 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होगा, और m निकालना पड़ेगा मास ऑफ ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो मास ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की यदि मैं बात करूं, ये जो मास है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, एटॉमिक मास आपको दे रखा है, तो मास ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एटॉमिक मास जब दे रखा है, तो जो एटॉमिक मास है उसको मल्टीप्लाई कर दें हम किससे, तो ये है आपका 14.0076, ये आपका एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई कर दें, दो मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन के, N2 होता है तो 2 से 2 इंटू ये हो गया, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर दें क्या नाम से, ये लीजिए 1.66 इंटू 10⁻⁻27 से, u का मतलब इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका किलोग्राम में वैल्यू आ जाएगा, किस में आ जाएगा किलोग्राम में, ये एटॉमिक मास यूनिट में था, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में आ जाएगा किलोग्राम में, केजी में वैल्यू आ जाएगा। और टी का वैल्यू आपको 300 केल्विन दे रखा है, तो सब कुछ दे रखा है। वोल्टेज मान कांस्टेंट आप जानते हैं 1.38 इंटू 10⁻⁻23 होता है। तो जब सॉल्व करेंगे तो वेवलेंथ की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 0.028 नैनोमीटर, याद रखिएगा 0.028 नैनोमीटर। ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 11.19। इस क्वेश्चन का जो आंसर आप निकालोगे इस फॉर्मूले से √3m/kBt, ठीक है। टी की वैल्यू आपको दे रखी है 300 केल्विन, टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 300 केल्विन दे रखी है। और मास आप निकालोगे N2 के लिए तो 2 नाइट्रोजन है, एटॉमिक मास कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, तो ये किलोग्राम में बदल गया। m की वैल्यू हो गई, kb की वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ये वोल्टेज मान कांस्टेंट है। लेमडा की वैल्यू जब आप निकालोगे यहाँ पर रख करके सब वैल्यूज को, तो लेमडा की वैल्यू आएगी 0.028 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ आएगी, ठीक है।
तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया। एक्सरसाइज के 19 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और सॉल्व एग्जाम्पल्स के बारे में मैंने आपको बताया। आप सब लोग इनको करके देखिएगा, डेफिनेटली आपका ये चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा। अब इस चैप्टर का डिस्कशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक है जो कि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है। उसके लिए मैं नेक्स्ट क्लास में एक वीडियो बना दूंगा छोटा सा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।